मरुधरा की कोकिला थी और जिन्होंने उस स्वर को सुन लिया वो बरसों तक उसके जहन में घूमता रहा। आज भी कभी कभी मुझे जब कभी एकांत में होता हूँ तो बाई के स्वर सुनाई देते हैं। उनकी 90% रिकॉर्डिंग मैंने की। क्या बात है। और हर रिकॉर्डिंग में मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ न कुछ नया सीखने को मिल रहा है। कभी ऐसा अवसर मिलता था उनसे अकेले में बातचीत करने का, तो वो दरबार को दाता कहती थी, तो वो दाता की शिकार सुनाती थी मुझे। कैसी कैसी उनके पास चीजें थी। दाता की सालगिरह के ऊपर जो फंक्शंस होते थे उसका वर्णन करती थी कि कैसा दरबार लगता था, लोग गंगा सिंह जी की शान में कैसी कैसी चीजें गाते थे। और राज गायिका होने के नाते उनके पास संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, सोने चांदी की कोई कमी नहीं थी, लेकिन तबीयत से फकीर थी वो। जिस पर दिल आ गया उस पर पूरी तरह से दिल आ गया। काली काली काजलियेरी रेख जी, कोई भूरे रे आंगन में चमके बिजली, धुलेरी मुमल हालो तो ले चालू मरुधर देश। कैसा गाती थी वो, कुछ क्या स्वर लगते थे। और जब आप कभी रेगिस्तान में इन स्वरों को सुने, रात का वक्त हो, चांद पूरा निकला हुआ हो, और आप जब रेगिस्तान में इन स्वरों को सुनेंगे तो मैं सोचता हूँ ऐसे जैसे टीबे में कोई सांप सरसराता हो, ऐसे वो स्वर सुनाई देते थे। बिल्कुल बिल्कुल। केसरिया बालम आओ नी, पधारो मारे देश। वाह। वैसा केसरिया बालम किसी से नहीं सुना मैंने जो बाई से सुना है। दोस्तों, आज की बात शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप YouTube के आलिशान क्रिएशंस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो यकीन कीजिए आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां मिलेंगी, आपका मनोरंजन भी होगा, और जो थोड़ा बहुत ज्ञान हम लोग बटोर सकते हैं आपके लिए, वो बटोर कर आपके सामने परोसेंगे। बहुत पहले की बात है, सन 1977 की बात है। मैं आकाशवाणी उदयपुर में था, ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव। वहाँ से ट्रांसफ़र होकर के और मैं आया आकाशवाणी बीकानेर। जब वहाँ आया तो हमारे इंचार्ज थे श्री महेंद्र भट्ट, जो खुद बहुत अच्छे कलाकार थे। मुझे भी संगीत का बहुत शौक़ था, तो मैंने भट्ट जी से निवेदन किया कि सर आप संगीत की रिकॉर्डिंग करने में मुझे लगाइए, ये ड्यूटी मुझे दीजिए। जो मेरी ट्रांसमिशन ड्यूटी होगी उसके अलावा अगर आप मुझे कोई ड्यूटी देते हैं तब भी मैं संगीत की रिकॉर्डिंग करूंगा, और अगर ड्यूटी नहीं देते हैं, वैसे ही मुझे रुक करके रिकॉर्डिंग करनी होती है, तब भी मैं रिकॉर्डिंग करूंगा।
तो हंसने लगे। वो हंस करके बोले, अरे महेंद्र, अगर तुम इस तरह से मुफ्त में हमारे लिए काम करना चाहते हो तो हम क्यों नहीं करवाएंगे। मैंने ये रिकॉर्डिंग का जिम्मा क्यों लिया, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था, और वो कारण ये था कि बीकानेर की श्रीमती अल्लाह जलाई बाई बचपन से मेरे सपनों में आती थी। उनका गायन मेरे कानों में गूंजता था, और जब मैं आकाशवाणी बीकानेर में आ गया तो मुझे लगा कि मुझे ये मौका नहीं चूकना चाहिए, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा उनकी रिकॉर्डिंग करनी चाहिए। तो भट्ट साहब ने जब इस बात के लिए हाँ भर ली तो मैंने श्रीमती अल्लाह जलाई बाई को भी रिकॉर्ड किया और भी बहुत सारे कलाकारों को किया। आज हम श्रीमती अल्लाह जलाई बाई के बारे में ही कुछ बातें करेंगे, और सौभाग्य से आज मेरे साथ श्री ईश्वर दत्त माथुर हैं। जिस तरह से मैंने बरसों तक उनकी रिकॉर्डिंग की, इसी तरह से माथुर साहब के भी उनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे। उनके साथ उनका भी रहना हुआ, तो हम दोनों आज उस पुण्यात्मा को याद करेंगे। ईश्वर जी, स्वागत आपका इस कार्यक्रम। महेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सबसे पहले तो उस दिव्यात्मा को नमन करते हुए ये कहना चाहूँगा कि वो हमारे राजस्थान का गौरव थी, बिल्कुल मरुधरा की कोकिला थी, और जिन्होंने उस स्वर को सुन लिया वो बरसों तक उसके जहन में घूमता रहा। आज भी कभी कभी मुझे जब कभी एकांत में होता हूँ तो बाई के स्वर सुनाई देते हैं जी। और आपका तो बहुत बड़ा अनुभव रहा है, आप क्योंकि आप आकाशवाणी से जुड़े रहे, बाद में विविध भारती से जुड़े रहे, तो और मूलतः आप बीकानेर के रहने वाले हैं, तो ये तो आपके लिए सोने में सुहागा जैसी चीज़ है। लेकिन आप सोचिए कि वो कितनी सहृदय महिला थी कि मैं तो जयपुर में रहता था और एक बहुत अदना सा कलाकार था, गाए बाए किसी कार्यक्रम में मिलना, पर मेरा ये शौक़ था कि मैं बुजुर्ग कलाकारों की सेवा करूं, और कभी कभी मैं उन बाई के पाँव दबा दिया करता था, पानी पिला दिया करता था, तो वो बहुत अच्छे से मुझसे व्यवहार रखती थी। आपके संस्मरण तो हम सुनेंगे, लेकिन जितना भी संपर्क मेरा रहा मैं अपने दर्शकों के साथ बांटना चाहता हूँ। बिल्कुल। 79 की बात है, फरवरी में डेजर्ट फेस्टिवल शुरू हुआ था टूरिज्म डिपार्टमेंट से, और हम एक ही हॉल के अंदर रुके हुए थे। मैं उनको नानी कहने लगा था जी। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने नानी से कहा, नानी मुझे गाना सुनाओ। पता नहीं उनके क्या दिमाग में आई, उन्होंने कहा कि थारा ब्याह में गाऊं ली। अच्छा। मैंने कहा पक्का। उन्होंने कहा मुसलमानी को कॉल है, एक हफ्ता पहले कागज डाल दीजिए। संयोग की बात है, 80 दिसंबर में मेरी शादी तय हो गई, और मैंने जैसे कुंकू पत्री सबको डालते हैं वो तो घर वाले डालते रहे, लेकिन मैंने 15 दिन पहले एक चिट्ठी पोस्ट कार्ड बाकायदा उनके नाम डाल दी। और आप यकीन कीजिए महेंद्र जी, वो 4 दिन पहले जयपुर आ गई, और सी स्कीम में दयाम अली खान साहब जो आकाशवाणी में तबला नवाज थे, उनके यहाँ आके ठहरती थी वो। उन्होंने मुझे सूचना करी कि भाई आ गई है जयपुर और आप आओ। मेरी शादी का जितना खुशी मुझे हो रही थी उससे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि भाई मेरे यहाँ आई है। आपको अभी मुझे लग रहा है कि आपको अभी भी उसको याद करके इतनी खुशी हो रही है कि आप अपने शब्दों को आप ये देखिए, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं उन बातों से कि मैं मतलब उस खुशी को बयान ही नहीं कर सकता। जी, जी, और शादी में उन्होंने थ्रूआउट गाया जी। मतलब मैं उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से हूँ कि या तो गंगा सिंह जी के दरबार में गाती थी, या मेरे जैसे अदने से आदमी के उन्होंने इतना मान रखा, मैं उस जिंदगी में उसको नहीं कभी भूल पाऊंगा। ऐसी थी वो। और उससे भी बड़ी बात, मेरे घर पे आके जो बने बनी गाए, हमारे तो सारे अतिथि अभिभूत हो गए इस बात से। जी, जी, जी। फिर हमारे यहाँ कायस्थ परिवारों में एक परंपरा है कि शादी के बाद नवविवाहितों को, जोड़ा जोड़ियों को खाना खिलाया जाता है। मुझे सबसे पहले बाई ने निमंत्रित किया, और दयाम अली जी के घर जोड़ा जोड़ी जी माँ। तो वो तो एक ऐसी शख्सियत थी कि उसके बारे में जितनी बखान की जाए, कैसी कैसी बातें मैंने उनसे सुनी है जी। गंगा सिंह जी जिनको दाता कहती थी, उनकी शिकारें सुनाती थी जी। गंग कैनाल के ऊपर जो लोकगीत थे वो सुनाती थी। कैसी कैसी, मैं आपको बखान नहीं कर सकता, मेरे पास शब्द नहीं है उनके लिए कहना। मैं तो बार बार उस हुतात्मा को नमन करता हूँ। वो राजस्थान की धरोहर आज भी है, उनके स्वर हमारी निधि हैं। और मैं तो कहता हूँ कि जो उनका घर था
बीकानेर के अंदर आज भी वो मौजूद है। हमको उसको एक धरोहर के रूप में, स्मारक का रूप देना चाहिए, ऐसी मेरी भावना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुझे भी याद आ रही है कुछ बातें उनसे जुड़ी हुई। जब मैंने संगीत की रिकॉर्डिंग का ये भार अपने ऊपर ले लिया, तो हमारे एक म्यूज़िक कंपोज़र थे DS रेड्डी जी, वो किसी ज़माने में मदन मोहन के असिस्टेंट रह चुके थे, बहुत संगीत के बहुत जानकार थे। एक और थे हमारे साथ श्री दयाल पंवार, जो वैसे ढोलक वादक थे, लेकिन ढोलक वादक के होने के साथ साथ हारमोनियम भी बहुत अच्छा बजाते थे। तो जब भी बाई जी आती थी तो दयाल जी का रहना ज़रूरी होता था। तो पहली बार जब मैं रिकॉर्डिंग के लिए, जब वो आई और मैं रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो में गया, तो मुझे बड़ी घबराहट हो रही थी, क्योंकि मैंने उनके इतने किस्से सुन रखे थे कि मुझे लग रहा था कि साक्षात सरस्वती को मैं देख रहा हूँ। वाह। तो मैंने जाके उनके पैर छुए तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, जीवता रहो कंवर साहब, किना कंवर साहब हो। मैंने हाथ जोड़े हुए कहा, हुक्म, मैं जवाहरमल जी का पोता हूँ। अच्छा, जवाहरमल जी का पोता हो, अरे जन तुम्हारा ही टाबर हो। वाह वाह वाह। और उन्होंने उस दिन से वो जो स्नेह निभाया, जब तक मैं बीकानेर में रहा, उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हो गया था, लेकिन जब तक रहा 1981 तक, 1977 से 1981 तक उनकी 90% रिकॉर्डिंग मैंने की। क्या बात है। और हर रिकॉर्डिंग में मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ न कुछ नया सीखने को मिल रहा है। महेंद्र जी, आपने बहुत अच्छी बात की। जितना मैंने उनको ऑब्जर्व किया, वो बहुत जैसे स्वभाव की बहुत आखिरी थी, उनको कोई गलत बात पछती नहीं थी, तुरंत हाथ के हाथ ही निपटा देती थी, लेकिन मन से बहुत कोमल थी। जैसे आपने कहा कि पाँव दबाया तो राजी हो जाती थी, आशीर्वाद देती थी, क्योंकि मन निर्मल था और सच्ची कलाकार थी, सुर की उपासक थी, और कभी किसी गलत बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जनसंपर्क सेवा में रहते हुए मुझे 2-3-4 मरतबे उनको राजस्थान दिवस के अवसर पर या और किसी बड़े कार्यक्रमों में लाने का अवसर मिला, तो बहुत सहजता से बोले, वो साफ कहती थी, मैं तो थारे ते ही आशी हूँ, मैं कोई चीफ मिनिस्टर से मत मिलाइए, फालतू बात। आडंबर पसंद नहीं था जीवन में, और जीवन इतना सरल सहज था, और खाना पीना सब कुछ सरल था, कुछ दिखावा नहीं था जीवन में। बिल्कुल, मैं ऐसा सोचता हूँ। तो मैं तो बार बार ऐसे मतलब इतने गुणी कलाकार, जो मतलब मुझे उनका साक्षात्कार करने का अवसर मिला, उनकी सेवा करने की अवसर मिला, ये मैं तो अपने जीवन को धन्य मानता हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं भी बिल्कुल ऐसा ही सोचता हूँ। एक बार मेरे से पूछा उन्होंने, महेंद्र जी, हुक्म बाजी, आज मैं रिकॉर्ड करूँगा जल्ला, तने ठा है और गीत रो कई मतलब है, और गीत किन वास्ते गाई जे? नहीं हुक्म, आप बताइए। तो वो बोली, ये गीत है कि जल्ला रे मी तो राजरा डेरा निरीक्षण आया जी राज। आपको अगर याद हो तो ये 2 लाइन सुना दीजिए। जला रे आम बढ़िया पाके ने अब रुतवाई रे, मारी जोड़ी राजला। मुझे तो अपने आप पर वैसा लगता है कि मैं तो उस स्वर को ले ही नहीं सकता। नहीं, जो वो नहीं वो बात हम इसको सुन लेंगे रिकॉर्डेड, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं इतनी हिमाकत कर ही नहीं सकता कि जो भाई ने गा दिया उसको कौन क्या गाएगा। क्या महेंद्र जी, मैं आपको बताऊं, कभी ऐसा अवसर मिलता था उनसे अकेले में बातचीत करने का, तो वो दरबार को दाता कहती थी, तो वो दाता की शिकार सुनाती थी मुझे। कैसी कैसी उनके पास चीजें थी। दाता की सालगिरह के ऊपर जो फंक्शंस होते थे उसका वर्णन करती थी कि कैसा दरबार लगता था, लोग गंगा सिंह जी की शान में कैसी कैसी चीजें गाते थे। और राज गायिका होने के नाते
उनके पास संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, सोने चांदी की कोई कमी नहीं थी, लेकिन तबीयत से फकीर थी वो। जिस पर दिल आ गया उस पर पूरी तरह से दिल आ गया, ऐसी थी वो भाई। बिल्कुल। तो जल्ला के बारे में वो मुझे बताने लगी कि महेंद्र, जब जल्ला यानी जलालुद्दीन अकबर, हाँ, जब उनकी बारात आई जोधाबाई की को शादी करने के लिए, तब ये गीत रचा गया था। और जल्ला का मतलब है जलालुद्दीन अकबर। हाँ। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और बहुत अच्छा लगा। उन्होंने इसी तरह से बहुत सारे जो गीत थे उनके अर्थ बताए, जिनके अर्थ हमें नहीं मालूम। मूमल कैसा बढ़िया गाया उन्होंने। जी। और केसरिया बालम तो मैं कहता हूँ उनका एक ऐसे जैसे राष्ट्रीय, जैसे हमारा गीत है या राष्ट्रगान है, उसी तरह राजस्थान के निवासियों के लिए तो वो। और एक बात और, हाँ। जब वो गाती थी चेहरे पे कोई शिकन ही नहीं होता था, हाँ। बहुत सहज भाव से गाती थी, कोई तनाव ही नहीं होता था। काली काली काजलिएरी रेख जी, कोई बुरे रे आंगन में चमके बिजली, धुलेरी मूमल हालो तो ले चालू मरुधर देश। कैसा गाती थी वो, कुछ क्या स्वर लगते थे। हाँ। और जब आप कभी रेगिस्तान में इन स्वरों को सुने, रात का वक्त हो, चांद पूरा निकला हुआ हो, और आप जब रेगिस्तान में इन स्वरों को सुनेंगे तो मैं सोचता हूँ ऐसे जैसे टीबे में कोई सांप सरसराता हो, ऐसे वो स्वर सुनाई देते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और जो वो केसरिया बालम गाती थी, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। वाह। वैसा केसरिया बालम किसी से नहीं सुना मैंने जो बाई से सुना है। देखिए ईश्वर जी, सही बात यह है कि वैसे देखा जाए तो उनके अलावा मांड गाने वाले कुछ और गायक भी हुए। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। जैसे पंडित शिवराम थे जी, बहुत अच्छा गाते थे। गौरीबाई थी, बहुत अच्छा गाती थी। और अभी इन वर्षों में मैं ये कहूँगा कि जैसे मांगी बाई हैं जो उदयपुर की, हाँ जी, वो बहुत अच्छा गाती थी। चिरंजी लाल जी बहुत अच्छा गाते हैं। बनारसी लाल जी झूरी बहुत अच्छा गाते हैं। बिहारी कथक बहुत अच्छा गाते हैं जी हाँ। लेकिन मांड का जो आनंद अल्लाह जिलाई बाई के आवाज में आता था, वो आनंद और वो मैं कहूँगा दिव्य आनंद, सुकून स्वर का सुकून जो था ना, वो उनकी गायकी में आता था। और हम उनको पद्मश्री मिली बाद में। जी। HMV का रिकॉर्ड सबसे पहले मांड का बना तो जिलाई बाई का बना। बिल्कुल। और जिलाई बाई राजस्थान की सिरमौर गायिका रही, इससे कोई शख्स नकार ही नहीं सकता। मैं ऐसा सोचता हूं। हम लोग जब रिकॉर्डिंग करते थे तो कई बार बहुत मजाकें करती थी, मजाकें बहुत करती थी। और जब कभी सीरियस होती थी ना तो फिर महाराजा गंगा सिंह जी के किस्से सुनाती जी। वैसे जैसे कह रहा हूँ मजाक बहुत करती थी, तो एक मैं वाकया सुनाता हूँ आपको। वो दयाल जी पवार के बिना रिकॉर्डिंग नहीं करती थी। जिस दिन दयाल जी नहीं होते थे उस दिन कहते मैं पाछी जाऊं, दयाल जी को नहीं मैं पाछी जाऊं। इज्जत भी बहुत करती थी जी। तो दयाल जी की उम्र उस वक्त 57-58 साल, 55 से ऊपर हो चुके थे। अब आप जानते हैं कि उस उम्र में क्या होता है कि उस उम्र में प्रोस्टेट थोड़ा गड़बड़ करने लग जाता है, तो बार बार बाथरूम जाने की ज़रूरत पड़ती है। तो दयाल जी को भी ये शिकायत हो गई थी। तो वो क्या करती थी कि हम लोग रिकॉर्ड करते थे तो 10 मिनट से कम का गीत न उनको अच्छा लगता था और न हमको अच्छा लगता था कि उनकी आवाज़ में, क्योंकि इतने तो प्यारे आलाप लेती थी। और उसके बाद में बीच बीच में जो है गीत के बीच बीच में वो ऐसे सुर लगाती थी कि आनंद आ जाता था। इसलिए 10 मिनट से कम का गीत तो कोई होता ही नहीं था। और रिहर्सल भी पक्का करती थी।
तो एक गीत के पीछे लगभग 20 मिनट लग जाते थे। 10 मिनट वो रिहर्सल करती थी और 10 मिनट उनके गाने में रिकॉर्डिंग में। जी। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, दयाल जी हारमोनियम बजा रहे थे उनके साथ, और एक गीत रिकॉर्ड किया और दयाल जी ने उंगली खड़ी की कि मैं बाथरूम जाऊंगा। तो उन्होंने कहा जाओ, तो चले गए। फिर दूसरा गीत तैयार हुआ, रिहर्सल हुई, रिकॉर्डिंग हुई, फिर तब तक 20-22 मिनट गुजर चुके थे। उन्होंने फिर उंगली खड़ी की, भाई, तो चेहरे के भाव थोड़े बिगड़े, जाओ बढ़ो, जाओ बढ़ो, यूं करके रह गई। हम लोग बुरा नहीं मानते थे, वैसे शब्द बोल जाते थे। आपने जो ये बात कही है ये बिल्कुल सत्य बात है। उनको क्रोध बहुत जल्दी आ जाता था और छूट कर गालियां देती थी सामने वाले को, वो ये फर्क नहीं महसूस करती थी। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि मन से निर्मल थी, भोली थी, सट पुचकार भी लेती थी। तो ये गालियां जो निकाली उन्होंने, इस तरह से बोला ना, उसमें गुस्सा दिखाया उन्होंने। हाँ, लेकिन वो जानती थी कि ये व्यवहारिक बात है। गुस्सा उन्होंने दिखाया सिर्फ। उसके बाद जैसे ही वो जाके आए, आ गया बाजा, बैठ जाओ, हाँ, मैं फलाने गीत की तैयारी करो। क्या बात। और वो बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल शांत, और शांत मन से उन्होंने वो रिकॉर्डिंग। एक चीज और मैं महेंद्र जी कहना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी वो कलाकार थी, लेकिन कभी उन्होंने इस बात को जगजाहिर नहीं किया कि मैं बड़ी कलाकार हूँ। जी। सब कलाकारों में समभाव से मिलना और सबको उतना ही स्नेह से अपनाना। बिल्कुल। कभी किसी बड़े फंक्शन में भी गई तो कभी इस बात को जगजाहिर नहीं होने दिया कि मैं इतने बड़े फंक्शन में जाके आई हूँ। आजकल तो कलाकार जिस तरह से अपने को आप प्रेजेंट करते हैं, ये सब लोक दिखावे से वो बहुत दूर थी। मैं सोचता हूँ ऐसा। तो ऐसे कलाकार को जितनी बातें की जाए वो कम सी लगती है। मैं आपको बताऊं एक बात और, कि मेरा सौभाग्य ये रहा कि मैं जब तक उस स्टेशन पर रहा, 90% मैंने उनकी रिकॉर्डिंग की। वाह। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ भी दूसरा काम छोड़ना पड़े, मैं वो छोड़ के उनकी रिकॉर्डिंग करता था, और वो रिकॉर्डिंग करके मुझे बहुत संतुष्टि मिलती थी। उसके बाद जैसे वहाँ से मैं सूरतगढ़ गया ट्रांसफर होकर के, तो वहाँ उनको कॉन्सर्ट के लिए बुलाया, तो बड़े प्रेम से आई हैं। हालांकि उस वक्त तक उनकी उम्र काफ़ी हो चुकी थी, और घर के लोग उनके जो है वो मना कर रहे थे कि नहीं मत जाओ, फिर भी मत जाओ। अब जैसे उनको क्या है, घर में जैसे दादी, ए नानी, ऐसे बोलते थे। हाँ, नानी। कोई जो है ना आप नहीं बोलते थे, वो मारवाड़ी स्टाइल में जो है, नानी तू क्यों जावे, कई कर सी बटे जावे, अब गावड़ो वास्ते बुढ़ी ठहरी होगी, अब बस बैठ जा कर रहे मैंने। वो कहते नहीं, जब तक मैं जिंदा हूं मैं गाना नहीं छोड़ूंगी। क्या बात है। तो सूरतगढ़ आई। अब सूरतगढ़ आई तो साहब रात के 2:30 बजे ट्रेन पहुंची। 2:30 बजे ट्रेन पहुंची, और वो साथ में जो बच्चा आया वो बड़बड़ कर रहा है, आएगी रात ने, आधी रात ने अठे मरठ आप डोकरी। अब वो चलने लगी तो बीच में तार आ गए सिग्नल के, उसने उलझने लगी तो पकड़ा उनको हम लोगों ने। गिरने तो नहीं दिया, लेकिन वो जो है उनका लगाव, उनका संगीत के प्रति लगाव, अपने स्वरों के प्रति लगाव, और उनको लगता था कि मैं मरते दम तक इस स्वर की साधना करते रहूं। तो जो बच्चा आया ना, वो कहता है क्यों आई गानो गासी। अब इतनी बूढ़ी होगी तो अभी गानो गासी, लेकिन वो कहते चुप रह, तू चुप रह, तंठा को नहीं, ये कह करके। लेकिन उनके डांटने में भी जो है ना वो प्यार ही होता था, और जो बच्चे कहते थे वो भी प्यार से ही कहते थे। मुझे भी एक अनुभव है कि एक बार एक निजी कार्यक्रम के लिए मैंने उनको पूछा फ़ोन करके कि आप आ पाएंगी, तो उन्होंने कहा कितनी दूर है जयपुर हूँ। वो श्री माधोपुर में कार्यक्रम था, रिंगस के आगे। और जयपुर से हम जीप में उनको ले गए, वो भी कोई ढाणी के अंदर था, आपको 5-7 किलोमीटर तो कच्चे में चली, लेकिन वो गई। उन्होंने उफ नहीं की, पर बाद में उन्होंने मुझसे कहा अरे इतनी दूर बुढ़ापा में अब थोड़ा मत गाल मारे ज़्यादा। फिर मैंने समझ लिया कि अब ये थक भी गई हैं, इस तरह के कार्यक्रम अवॉइड ही करेंगे। तो महेंद्र जी आज ये बात बहुत सार्थक रही। मैं सोचता हूँ जैसे आज हमने बात जिलाई बाई पे की है, राजस्थान की और भी जो ऐसी विभूतियाँ रही है, आपने जिन सब के नाम बताए, उन लोगों पर भी हम चर्चा करें, उनको याद करें, और मेरे ख्याल से यही उनकी प्रति श्रद्धांजलि होगी हमारी। बिल्कुल सही, क्योंकि वो भी राजस्थान की निधि है, वो हमें उन सबको याद करना चाहिए। बिल्कुल। आज की इस बात को हम यहाँ विराम देते हैं, और इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप भी उन कलाकारों का स्मरण करते रहें, उनको सुनें, ताकि वो स्वर
आपके जहन में हमेशा ताज़ा रहे। लेकिन ज़रूरी इस बात का भी है कि आप ये जो आलीशान क्रिएशन चैनल है इसको भी आप सब्सक्राइब करते रहें। महेंद्र जी अब विदा लें सबसे। जी नमस्कार। नमस्कार।